हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड की क्लास 10th मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन पर, जो इसी 24 जून को संपन्न हुआ है। और उस पेपर के दो पार्ट मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक के सॉल्यूशंस मैंने दिए थे, और दूसरे पार्ट में सेक्शन सी अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन मैंने लास्ट दो वीडियोस में दे दिए हैं। और आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है सेक्शन डी पर, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 30 तक। स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो को आपने बहुत लाइक किया है और आपने जो आंसर्स एग्जाम में लिखे होंगे आपने वो भी चेक कर लिए होंगे। और वो दोनों पार्ट मैंने किए थे पेपर पेन मेथड से, यानी कि पेपर पर मैंने सॉल्व किया था और उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। लेकिन जो ये थर्ड पार्ट में करने जा रहा हूं, ये पेपर पेन मेथड से इसको सॉल्व करना मैं ज्यादा उचित नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन भी करनी है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझाना भी है। तो इसके लिए मैं फिर से आया हूँ व्हाइट बोर्ड मेथड पर, और यहाँ पर आप समझेंगे इन सारे प्रश्नों के हल। और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन उन बच्चों को तो देखना ही चाहिए जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया है, लेकिन जो बच्चे अभी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल जब वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो इस पेपर का सॉल्यूशन उनको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। और ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स रैखिक समीकरण युग्म से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपकी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताता हूं और फिर तैयार कराता हूं आपको आपकी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हाई स्कूल बोर्ड हो, इंटरमीडिएट बोर्ड हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो आपको ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और जो लास्ट के दो वीडियोज हैं इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के, तो उनका आई बटन यहाँ पर आ रहा है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन में आपको देखा है कि एक नाव जाती है 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और टाइम लेती है इसमें 12 घंटे। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में दे रखा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है और टोटल टाइम लेती है 10 घंटे। तो जो बोट है हमें उसकी भी चाल निकालनी है, और जो धारा है या स्ट्रीम है हमें उसकी भी चाल निकालनी है। तो जब आप अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं यानी प्रतिकूल बात कर रहे हैं, तो नाव की चाल में से हम धारा की चाल उठा देंगे, और जब डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल धारा की बात कर रहे हैं तो वहां पर नाव की चाल में धारा की चाल भी जोड़ देंगे। तो हम मान लेते हैं लेट्स द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू जाएगा बोट की चाल में से स्ट्रीम की चाल उठा देंगे तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी प्रकार से जब हम लिखेंगे स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब आपको दिया गया है कि 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जो टोटल टाइम लेती है वो है 12 घंटे। तो पहले आप अप स्ट्रीम का टाइम लिखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो जब अप स्ट्रीम है तो दूरी है 35 किलोमीटर और चाल है x माइनस वाई, तो हो जाएगा 35 अपॉन x माइनस वाई। और प्लस जब डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं तो डिस्टेंस कवर हो रही है 55 किलोमीटर और स्पीड है x प्लस वाई। और इन दोनों टाइम को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो रहा है 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली अगर आप दूसरी क्वेश्चन देखेंगे तो 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर है, तो आप लिखेंगे 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आप यहां पर देखेंगे कि x और y यहां डिनोमिनेटर में है, तो आप इनको a और b के बराबर मानकर कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर, तो आप लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। तो जो इक्वेशन है ये बन जाएंगे हमारे पास
तो इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर लिख देंगे, देन इक्वेशन 1 एंड 2 रिड्यूस्ड एज हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह ये हो गया, तो हो जाएगा 35a प्लस 55b इज इक्वल टू 12, और इसी प्रकार से दूसरी क्वेश्चन हो जाएगी 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, और इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को a और b के लिए सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो ये 12 था राइट हैंड साइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए माइनस में, और 10 को भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में ले आए। अब आप देखेंगे तो आपको कोएफिशिएंट दिखेंगे, सबसे पहले आपको b की कोएफिशिएंट दिखेंगे, तो ये है 55 और 44, फिर 1 की कोएफिशिएंट दिखेंगे यानी -12 और -10, और फिर x के कोएफिशिएंट दिखेंगे 35 एंड 30, और फिर से y की कोएफिशिएंट लिख देंगे 55 और 44। अब आप इन दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये x के नीचे आएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y के नीचे आएगा, और इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x के 1 के नीचे आएगा। तो आपको लिखेंगे x के रेशियो में क्या आएगा, 55 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा -550, और बीच में आएगा माइनस साइन, और 44 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -528। ठीक है, और a इज इक्वल टू होगा किसके, यहाँ पे x की जगह a है और यहाँ b है, तो b के नीचे अब क्या आएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो यानी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से हो जाएगा -360, और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, और माइनस साइन पहले से आना था तो हो जाएगा +350 इज इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में आएगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो हम इसको समझते हैं 35 गुणा करें 44, और माइनस साइन आएगा, और 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा a अपॉन ये -50 था और यह -3 प्लस हो जाएगा, 55 को 10 से गुणा के तो -550, और 44 को -528 आना था, और माइनस साइन पहले से आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -22, और इज इक्वल टू b अपॉन यहाँ बचेगा -10, और 1 के नीचे बच जाएगा, देखिए 35 और 44 और 35 30 और 55 है, तो यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, तो 35 को 4 से गुणा करके बच जाएगा 35 चकू 140, और -55 में 11 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 5, और 30 को 5 से गुणा कर देंगे तो 150। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a अपॉन -22 बराबर b अपॉन -10 बराबर 1/-110, और यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, a को अगर आप बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 22/110 यानी 1/5, और b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, b इक्वल टू हो जाएगा 10/110 और 1/11, तो यहाँ से a इक्वल टू 1/5 और b इक्वल टू 1/11 आपको मिल गया, और a और b की वैल्यू को अगर आप इन में पुट कर देंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी, जो कि आपको फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ से है a इक्वल टू 1/x माइनस वाई, और यहाँ a इक्वल टू 1/5, तो आप लिख देंगे 1/5 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और इस प्रकार b के लिए देखेंगे अगर हम, तो हमें पता है 1/11 इज इक्वल टू है 1/x प्लस वाई, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर एक बार जोड़ेंगे तो एडिंग दीज इक्वेशंस, तो x प्लस वाई, और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 5, और x प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो x से x जुड़ जाएगा तो 2x, और ये माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 में 11 जोड़ के 16, तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 8। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, अगर आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटाएंगे, देखो x से x घट जाएगा, और y यहाँ प्लस का है, और माइनस वाई घटाएंगे तो ये जाएगा 2y इज इक्वल टू 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड
स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस दी गई थी। तो क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना मोहन की वर्तमान आयु, हिज प्रेजेंट इज x ईयर्स। अगर उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो दो कंडीशन दे रखी है कि 3 साल पहले उसकी आयु, तो हम लिखेंगे 3 years एगो हिज एज इज इक्वल टू रही होगी x - 3 एंड आफ्टर 5 years हिज एज विल बी x + 5। और क्वेश्चन में दिया है कि इस एज का रेसिप्रोकल और इस एज का रेसिप्रोकल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 1/3। तो हम लिख सकते हैं 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3। दैट इज द गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ देखेंगे x - 3 और x + 5, इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 3 और x + 5। और यहाँ x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x + 5 और साइन है प्लस बीच में, और x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 1/3। अब आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x को x से जोड़ के 2x और 5 - 3 यानी +2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसको x से मल्टीप्लाई करके x², और ये है 5 और -3 तो ये जाएगा +2x और 5 और -3 तो -15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6x + 6। ठीक है, और अब इन सारे टर्म्स को राइट हैंड एक ही तरफ ले आएंगे तो ये जाएगा x² + 2x - 15 और -6x और -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और लाइट टर्म्स को जोड़ने पर या घटाने पर तो यहाँ x² तो सिंगल टर्म है, 2x प्लस का है और 6x माइनस का है, तो आपके पास बचेगा -4x। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x² और 2x - 6x, तो यहाँ बचेगा -4x और -6 और -15 तो यहाँ आ जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गई, इसको हल करना है स्प्लिट द मिडिल टर्म से, तो -21 प्रोडक्ट है और -4 टोटल है, तो इसके दो टुकड़े जाएंगे 7 और 3, तो हम लिखेंगे x² - 7x + 3x, -7x + 3x इक्वल -4x, और -7 × 3 इक्वल हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन आ जाएगा, पहले दो टर्म से x कॉमन आ रहा है तो x - 7, और दूसरे दो टर्म से 3 कॉमन आ रहा है तो x - 7 बच जाएगा। तो अब बच जाएगा यहाँ x - 7 और x + 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लेंगे x - 7 इज इक्वल टू 0 तो मिल जाएगा x इज इक्वल टू 7, और अगर x + 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, बट x इज द एज ऑफ मोहन एंड एज कांट बी नेगेटिव, देन दिस टर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, और हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 7 और एज प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज 7 years एंड दैट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया 26वां प्रश्न। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपको हल करना था, और अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करेंगे तो मैं आपको वो सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा। तो आप जरूर लिखिए, और आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसको हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं। एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर है O, और सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, और पॉइंट P से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं PA और PB, जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और P। अगर आप सेंटर से A को मिलाने वाले एक रेडियस खींचे और सेंटर से B को मिलाने वाले एक रेडियस खींचे तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, इस कोण को बोलते हैं हम एंगल AOB। और जो ये टेंजेंट्स हैं, स्पर्शरेखा हैं, इनके बीच में ये कोण बन रहा है, ये है कोण APB। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है और हमें प्रूफ करना है जो टेंजेंट के बीच का कोण है यानी एंगल P, और जो ये रेडियस के बीच का जो कोण है यानी एंगल O, ये दोनों कोण सप्लीमेंट्री हैं, संपूरक हैं, अर्थात एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू होगा
180 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय दीज टू रेडियस, और वी हैव टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है, ए और ओ को ज्वाइन कर दिया और बी को ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि अगर PA टेंजेंट है एट द पॉइंट A एंड OA एक रेडियस है, तो PA और OA पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर PA इज ए टेंजेंट एट point A and OA is a radius of circle, hence PA is perpendicular to OA और एंगल PAO is equal to 90 डिग्री। कौन सा एंगल? एंगल PAO 90 डिग्री हो गया। एंड सिमिलरली अगर हम दूसरी टेंजेंट को देखें तो दूसरी टेंजेंट में PB और OA, PB टेंजेंट है एट द पॉइंट B और OB रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली PB इज परपेंडिकुलर टू OB और एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में PAOB जो कि एक चतुर्भुज है। तो PAOB चतुर्भुज है, इसके चार कोण है PAOB और चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री। तो अब आप अर्ली समझ गए, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो इन दोनों का टोटल 180 हो गया, इसलिए इन दोनों का टोटल भी 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो हम लिखेंगे यहां पर इन क्वाड्रिलेटरल PAOB वी हैव एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां से हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A की वैल्यू है 90 डिग्री और प्लस एंगल B की वैल्यू भी है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अब हम इनको ट्रांसपोज करेंगे, 90 90 180 होता है, तो 180 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। और एंगल P का अगर हम पूरा लिखें तो एंगल APB है और एंगल APB प्लस एंगल O को लिखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू 360 में से उससे घटाएंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इतना करने से आपको मिल जाते 6 मार्क्स। तो बहुत ही आसान प्रश्न था 27वां। और 27वें प्रश्न में भी एक इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है स्टूडेंट्स, और वो प्रश्न है ज्योमेट्री के ही त्रिभुज वाले पार्ट से। तो आइए देखते हैं उसको कैसे हल करना था। प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में ये सवाल कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एंगल A 90 डिग्री का है और इस पर BL एक मीडियन है और CM भी एक मीडियन है। तो मीडियन का मतलब क्या है कि जब आप BL खींचेंगे तो जो ये वर्टेक्स B है, यहां से जो लाइन आपने खींची है L, तो L ठीक AL के मिड पॉइंट पर है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AL और CM दोनों बराबर हैं और वो AC का हाफ है। और इसी प्रकार से जो CM मीडियन है वो AB पर है, यानी कि AB के मिड पॉइंट पर है, तो हम लिख सकते हैं कि BM और AM बराबर हैं और वो AB का हाफ है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गिवन जो हमें दिया गया है इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज दे रखी है और दूसरी चीज दे रखी है हमें कि BL एंड CM आर मीडियन, और मीडियन है तो हम लिख सकते हैं कि अगर BL मीडियन है तो हम लिख सकते हैं कि AL इज इक्वल टू LC और इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC।
ठीक है। और इसी प्रकार से ये बी सी एम मीडियन है, तो हम लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए एम इज इक्वल टू एम बी और इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये चीज हमको दी हुई है और हमको प्रूव करना है कि 4 इंटू जो ये मीडियन है यानी कि बी एल का स्क्वायर प्लस दूसरी मीडियम सी एम का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 5 टाइम्स, 5 इंटू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें प्रूफ करने के लिए कुछ यहाँ पर जस्टिफिकेशन देना होगा। और वो जस्टिफिकेशन क्या है कि सबसे पहले आप देखते हैं, आपको बी एल निकालना है। तो बी एल का मतलब एक हाइपोटेन्यूज है उस राइट एंगल ट्राइंगल का एल ए बी का। तो एल ए बी का है तो हम आप लिखेंगे प्रूफ में, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल एल ए बी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज यानी बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए एल का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, लंब और आधार। ठीक है, और इसी प्रकार से इन ट्राइंगल, अब दूसरे ट्राइंगल में लेंगे सी एम ए में, इन ट्राइंगल सी एम ए फिर से एंगल ए बराबर है 90 डिग्री। तो अब पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो अब इसका कर्ण हो गया सी एम, तो हम लिख सकते हैं सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हो जाएगा ए सी यानी ए सी का स्क्वायर और प्लस आधार हो जाएगा ए एम का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो बी एल और सी एम का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और प्लस ए एम स्क्वायर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस साइड पे देखते हैं ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को देखेंगे तो ये है ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, यानी जो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी उसके लिए आधार का वर्ग और लंब का वर्ग हो गया। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम बी सी स्क्वायर और जो बच जाएगा उसको लिख देंगे ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, और ये क्यों लिखा हमने बी सी स्क्वायर, हम जानते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये हम लिख देंगे अपने जस्टिफिकेशन के लिए। अब आगे देखते हैं, हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड में आ गया बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बी सी स्क्वायर और जो हमें प्रूफ करना है उसमें भी ए सी नहीं है बल्कि ये बी सी स्क्वायर ही है, 5 बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर और प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो बी सी स्क्वायर तो आ गया जो हमें लाना ही है राइट हैंड साइड में। अब ए एल और ए एम है, ए एल ये वाली चीज है और ए एम ये चीज है। अगर आप इसको देखेंगे तो ए एल को लिख सकते हैं हम ए सी का हाफ, यहां से भी लिख रखा हमने ए एल बराबर ए सी का हाफ और ए एम बराबर ए बी का हाफ। तो हम यहाँ लिख देंगे ए एल की जगह लिख देंगे ए सी बटे 2 और उस पर स्क्वायर है और प्लस ए एम की जगह लिख देंगे ए बी और बटे 2 और उस पर भी स्क्वायर है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो पूरे के बटे में अगर आप 4 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा और एक इसकी वैल्यू आ रही है बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर की, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा बी सी स्क्वायर, तो ये है ही। ठीक है, लेकिन जब इसको 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4 भी हो जाएगा, ये तो जाएगा 4 बी सी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया
एलसीएम लिया था तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना था, 4bc², और प्लस में देखिए आप ac² प्लस ab² हो गया, और ac² प्लस ab² की जगह फिर से आप देख सकते हैं bc², यह हो जाएगा ये bc²। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4bl² प्लस cm² इज इक्वल टू 4bc² और प्लस bc² यानी 5bc², और दैट्स प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा है आपने ऐसे ही किया होगा, और अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपके 6 नंबर कंफर्म है। और अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और ये प्रश्न था स्टूडेंट्स मेंसुरेशन से, और मेंसुरेशन वाली यूनिट से इतना आसान प्रश्न नहीं आता है, और बहुत ही आसान प्रश्न था। तो देखते ही आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को, और 6 नंबर आपके कंफर्म हुए होंगे। क्वेश्चन था व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बेलनाकार जो गड्ढा है ये खोदना था, और इसकी मिट्टी को निकाल करके एक चबूतरा बनाना था। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें इस बेलन का आयतन निकालना है, और इस बेलन के यानी इस बेलन से जो मिट्टी निकली है उसका आयतन निकालना है। तो उस मिट्टी का आयतन वही होगा चबूतरे का भी आयतन, क्योंकि उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। तो मिट्टी का आयतन निकालने का मतलब है कि बेलन का आयतन निकालना है, और बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें उसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी होनी चाहिए थी। तो आधार की त्रिज्या थी, यहाँ पर इसका व्यास दिया है, ये है 7 मीटर, ये व्यास है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। और जो ऊंचाई या गहराई है ये दे रखी है आपको 20 मीटर। ठीक है, इस बेलनाकार कुएं से जो मिट्टी निकली हुई है उसका चबूतरा बनाना था, और चबूतरे की जो लेंथ थी यानी L बराबर थी 22 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई थी यानी B बराबर है 14 मीटर। तो आपको निकालनी थी इसकी ऊंचाई। तो इसको हल करने के लिए आपने लिखना था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr² h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। और अब आप लिखेंगे कि आपको दिया है R इज इक्वल टू, चूंकि ये डायमीटर है 7 मीटर, तो R इज इक्वल टू जाएगा 7/2 मीटर, और H इज इक्वल टू दे रखी है 20 मीटर। ये सिलेंडर के लिए है, और क्यूबॉइड के लिए L इज इक्वल टू दे रखा है 22 मीटर, B इज इक्वल टू दे रखा है 14 मीटर, और H इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख लेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R 7/2 इंटू 7/2, और H 20 इज इक्वल टू L 22 इंटू 14 इंटू H। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट गया, और 2 से 20 कट गया 10 बार, तो यहाँ बचेगा, और इस 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 10 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 22 इंटू 14 इंटू H। अगर आपको H निकालना है तो H इक्वल टू जाएगा इस पूरे के बट्टे में 22/14 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, और H इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 10/22 इंटू 14। और अब आप देखेंगे कि 11 से 22 कट गया 2 टाइम्स, और 7 से 14 भी कट गया 2 टाइम्स। तो जो H की वैल्यू आपके पास आ रही है वो हो जाएगी 10/2 इंटू 2, या लिख देंगे H इज इक्वल टू 10/4, और H इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि बेलनाकार कुआं खोदने से जो मिट्टी निकली है, उस मिट्टी से जो चबूतरा बनाया गया है, उसकी अगर लेंथ 22 मीटर है, उसकी विड्थ अगर 14 मीटर है, तो उसकी हाइट होगी 2.5 मीटर, एंड दैट इज द आंसर। और अगर आपने ऐसा किया है तो 6 नंबर बहुत ही कंफर्म है आपके। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29वां प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया है, एक मीनार है AB और भवन है CD, दोनों आमने सामने हैं।
अगर आप मीनार के बॉटम पॉइंट से इस भवन के टॉप पॉइंट को देखेंगे तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और अगर आप इस भवन के बॉटम पॉइंट से यानी इस सी से मीनार के टॉप पॉइंट बी को देखेंगे तो यहाँ पर आप एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों चीजें दे रखी है आपको। और एक और चीज दे रखी है आपको कि जो ये मीनार है इसकी हाइट है 50 मीटर और आपको इस जो भवन है इसकी हाइट निकालनी है और सपोज ये है h मीटर। तो कैसे निकालेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हाइट डिस्टेंस के लिए, और जहां पर हाइट एंड डिस्टेंस की बात आती है तो वहां पर आपको राइट एंगल देखना होगा। तो यहाँ पर 2 राइट एंगल बन रहे हैं और इन्हीं में आप tan थीटा लगा करके हाइट और डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि जो आपको चीजें दे रखी हैं, आपको दे रखा है टावर ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर, पहली चीज, ठीक है। और एंगल जो एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू है 60 डिग्री एंड एंगल डी ए सी बराबर है 30 डिग्री। और आपने जो चीज सपोज कर रखी है, 2 चीज सपोज करेंगे आप कि लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h मीटर एंड डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। तो अब आप किसी भी एक पहले आप ले लेंगे तो पहले आप ट्राइंगल ए बी सी में लेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एंगल है 60 डिग्री, ए बी सी के लिए एंगल 60 डिग्री है तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी और अपॉन बेस है ए सी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ए बी दे रखा है 50 और ए सी आपने मान रखा है x। तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि x इंटू √3 इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास, x इक्वल टू √3 इक्वल टू x इंटू √3 इक्वल टू 50। और अब दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे आप इन ट्राइंगल DCA, इन ट्राइंगल DCA, और यहां पर आप देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू जाएगा हाइट या परपेंडिकुलर DC अपॉन फिर से बेस AC। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू DC की वैल्यू है h मान रखी है आपने और AC मान रखा आपने x। तो यहां से आपके पास रिलेशन आ गया x इज इक्वल टू h इंटू √3। तो यहाँ पर समीकरण 1 से x √3 इक्वल टू 50 आ गया और x की वैल्यू यहाँ से h √3 आ गया। तो x की वैल्यू को, तो यहां से x की वैल्यू h √3 यहां पर रख देंगे तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू h √3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, और हमें क्या मिल जाएगा x की जगह h √3 और इंटू √3 इज इक्वल टू 50 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3h इज इक्वल टू 50 और h इज इक्वल टू 50/3 और 3 से अगर डिवाइड करेंगे 50 को तो ये हो जाएगा 16.666 एंड सो ऑन। और फाइनली हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 16.67 दशमलव के 2 स्थान का शुद्धतम मान, तो h इक्वल टू 16.67 मीटर। और जो बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी थी वो यही है और ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत आसान प्रश्न था स्टूडेंट्स। और अगर आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत थी तो इसी क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 29 में आपको एक और इंटरनल चॉइस दे रखी थी, एक दूसरा प्रश्न दिया था हाइट एंड डिस्टेंस से, आप उसको भी कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं उस प्रश्न में हमें क्या करना था। क्वेश्चन दिया गया है कि एक मीनार है ए बी और मीनार के पास से एक सड़क है और इस सड़क पर, इस राजमार्ग पर एक कार है बिंदु सी पर, ठीक है। और मीनार के टॉप पर कोई व्यक्ति है ए पर बैठा है और वो कार को देखता है तो उसका अवनमन कोण यानी ये उसकी दृष्टि रेखा है और यहां से वो जब कार को देखता है तो ये कोण बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है। तो कार से जब आदमी को देखा जाएगा तो ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये हो जाएगा
30 डिग्री। पहली कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 8 सेकंड के बाद एक कार सी से चल करके आ जाती है पॉइंट डी पर। अब कार की पोजीशन है ये, और यही व्यक्ति जब इस कार को देखता है तो अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। ये वाला एंगल बन गया 60 डिग्री, और इसी प्रकार ये वाला एंगल भी बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी हो गया 60 डिग्री। और हमें ये दिया गया है कि सी से डी की जो डिस्टेंस है ये 8 सेकंड में कवर हो रही है, तो हमें डी से बी की डिस्टेंस बतानी है कि ये कितने सेकंड में कवर होगी, यानी कि डी से बी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हमें कुछ डिस्टेंसेज माननी होंगी स्टूडेंट्स। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच मीटर। पहले तो हमें मान लेंगे कि अगर ये टावर की हाइट है एच मीटर, ठीक है। दूसरी, जब कार पॉइंट सी पर थी तो डिस्टेंस ले ली हमने BC, डिस्टेंस BC यानी डिस्टेंस ऑफ कार एट C इज इक्वल टू एक्स मीटर, और जब कार D पर आ गई तो डिस्टेंस ले ली हमने Y मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमने लिख ली है। और अभी हमें एक चीज और लिखनी है कि C से D तक जब कार गई है 8 सेकंड लिए है तो वो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि BC डिस्टेंस है x और B डिस्टेंस है y। तो अगर हम x में से y घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी डिस्टेंस CD। तो हमने यहाँ पे लिख दी डिस्टेंस CD इक्वल टू x माइनस वाई मीटर। और जो एंगल हमको दिए गए हैं वो भी लिख सकते हैं, एंगल ACB बराबर है 30 डिग्री एंड एंगल ADB बराबर है 60 डिग्री। ये चीजें हमको दी गई हैं। तो अब दो ट्राइंगल हमें मिल गए हैं, इन दोनों ट्राइंगल में हम वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए पहले लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ADB। तो ट्राइंगल ADB में देखेंगे tan 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर है h और डिस्टेंस है y। तो हम लिख सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन DB, या tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AB है यहाँ पे h और DB है y। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई h और y में, h इक्वल टू √3y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से अगर हम देखें ट्राइंगल ACB में तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ACB। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है फिर से h और BC की वैल्यू है, अब BC की वैल्यू हो गई डिस्टेंस x। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा संबंध बन गया। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √3h, या h की तो h इक्वल टू हो जाएगा x बाई √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ये रिलेशन मिल गया हमें दूसरे ट्राइंगल से। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ √3y है और h की वैल्यू यहाँ x बाई √3 है। तो इन दोनों को भी राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get √3y इज इक्वल टू x बाई √3, और यहां लिख देंगे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू x, यानी कि जो ये x है इस y के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो x को अगर हम 3y लिख लेंगे तो जो डिस्टेंस थी x माइनस वाई वो हो जाएगी। तो इसलिए x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। तो C से D तक आने में जो डिस्टेंस तय की है कार ने वो है 2 इंटू y, और इस 2y डिस्टेंस को तय करने में समय कितना लगा है 8 सेकेंड। XY मीटर कवर्ड इन 8 सेकेंड। तो 2y डिस्टेंस कवर होती है 8 सेकेंड में, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है B तक पहुंचने में डिस्टेंस है y। तो आप देखेंगे कि 2y डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड सिंस y डिस्टेंस विल कवर्ड इन 4 सेकेंड्स। तो यहां से यहां तक 2y है तो यहां आने में लगा है 8 सेकेंड, और यहां से यहां तक है y तो उसका आधा लगेगा यानी 4 सेकेंड लगेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कार को बिंदु D से B तक पहुंचने में 4 सेकेंड का समय लगेगा, और यही आपका आंसर। ये हो गया कंप्लीट 29वां प्रश्न। और अब हम बात करते हैं
इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की जो है स्टैटिस्टिक्स से, और यहाँ पर एक डेटा दे रखा है, उसका हमें निकालना है मीडियन, माध्यक निकालना है। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने जूनियर स्टूडेंट्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी आने वाली परीक्षाओं में इसका फायदा ले सकें। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन में एक क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है बिलो 140, यानी 140 से कम। तो चूंकि यहाँ पे 5-5 का अंतराल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 135 to 140, और फ्रीक्वेंसी है 4, 140 से 45 के बीच की फ्रीक्वेंसी है 7, और इसी प्रकार से 18, 11, 6 और 5 फ्रीक्वेंसी है। तो टोटल अगर फ्रीक्वेंसी का कर लें तो ये हो जाएगा 51। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको निकालनी है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए आप एक और कॉलम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और फर्स्ट के लिए तो 4 ही हो जाएगा, सेकेंड के लिए हो जाएगा 7 और 4 11, थर्ड ग्रुप के लिए हो जाएगा 18 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39, 11 और 29 में फिर से 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46, और 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51। तो लास्ट वाले के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 51 हो गई, वही जो कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। ठीक है, अब हमें यहां से निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल होता है एल प्लस, और ब्रैकेट में आएगा n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और मल्टीप्लाइड बाई एच। स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यू क्या है, इनको समझने के लिए आप सबसे पहले आपको निकालना है मीडियन ग्रुप, और मीडियन ग्रुप निकलेगा आपका, या मीडियन क्लास जो निकलेगी वो निकलेगी इससे n से। तो आपको पता है कि n इक्वल टू 51, अगर आप इसका हाफ कर दें यानी n/2 करें तो 51 का हाफ होता है 25.5। तो 25.5 का मतलब ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी, तो n/2 की वैल्यू आ गई 25.5। अब हमें यहाँ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में देखना है कि 25.5 किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ रहा है। देखो, तो यहाँ तो 4 तक आ रहे हैं, यहाँ 11 तक आ रहे हैं, और यहाँ 29 तक आ रहे हैं, यानी 25.5 यहाँ आएगा। तो हम लिख देंगे मीडियन क्लास हो जाएगी यहाँ पर। तो मीडियन क्लास आपने फाइंड कर ली, तो मीडियन क्लास हो जाएगी 145 से और 150 वाले, ये है मीडियन क्लास। और अगर आपने मीडियन क्लास निकाल ली तो आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एल मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू हो गया 145, n/2 आपने पहले लिख लिया था, n/2 हो गया 25.5। ठीक है, और इसी प्रकार से सी एफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, जो मीडियन क्लास है उससे ठीक पहले वाले क्लास की। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो गई 11, और इसके बट्टे में है एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसकी, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो एफ इक्वल हो गया यहाँ पर 18। ठीक है, और बात आती है एच की। तो एच क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो 145 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 150 है, तो इनका डिफरेंस हो गया 5। अब आप मान रख देंगे फॉर्मूले में, तो मीडियन बराबर हो जाएगा एल यानी 145 और प्लस ब्रैकेट में आएगा 25.5 माइनस 11 और अपॉन 18 और इंटू एच हो जाएगा 5। तो यहां से ये आ गया 145 प्लस 25.5 में से 11 घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 5 और 14.5 और इंटू 5 अपॉन 18। तो यहां से फिर लिख लेंगे आप 145 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 5 4 20 प्लस 2 22 और 5 1 5 और 2 72.5 अपॉन 18। और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 18 से तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 45 प्लस 4 जा 18 4 72 और 0.5 आएगा 0 और फिर 50 आएगा तो 18 3 जा 54 हम ये लिख सकते हैं दशमलव के 2 स्थान का शुद्ध मान। तो हमारे पास लास्ट डिजिट आ गई 149.03 और यही आंसर हो जाएगा हमारा मीडियन इज इक्वल टू 149.03 दैट इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2020 के 10th मैथ्स पेपर का। और आशा है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप क्लास 10th में इस समय स्टडी कर रहे हैं
और आपको अपने सब्जेक्ट की प्रत्येक कंसेप्ट पर क्लियर आइडिया चाहिए तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आ रही है हाई स्कूल मैथ्स करके, और उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे आप तो आपको पूरे सिलेबस की डिटेल मिल जाएगी और वहां से आप अपने कोर्स को पढ़ सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो देखते रहें, पढ़ते रहें और इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।